वेलकम टू मैथमेटिक वर्ल्ड। क्वेश्चन है आपके पास, किसी भी समय कार की किस प्रकार की चाल को किसी स्पीडोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। स्पीडोमीटर का काम क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु की चाल को ज्ञात करना। तो यहाँ बात करते हैं कि किस प्रकार की चाल को स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाएगा। अधिकतम चाल को, स्वाभाविक चाल को, प्राकृतिक चाल को या तात्क्षणिक चाल को। तो आपका करेक्ट आंसर है तात्क्षणिक चाल। किस प्रकार से? ये आपका कोई कार है जो यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। जिस क्षण स्पीडोमीटर इसकी स्पीड को फाइंड कर पाएगा तो उसको बता पाएगा कि इसकी चाल क्या है। तो अर्थात स्पीडोमीटर के द्वारा एक निश्चित क्षण में ही क्या कर पाता है, वो उसकी चाल को ज्ञात कर पाता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा आपका तात्क्षणिक चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में खालिस्तान के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब किसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है, वो होता है आपका वाक तंतुओं के कंपन से, जिसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वाक तंतुओं के कंपन से इसको क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका स्वर रज्जु के द्वारा ही क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है इसके कंपन से। एक मौखिक तथ्य ये भी है आपके पास कि मानव द्वारा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को ही सुना जा सकता है। इससे कम आवृत्ति की या इससे ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि को मानव के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं। मोलों की संख्या आपको यहाँ पे बताना है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है आपका 8। एटॉमिक मास कितना होता है आपका 16 समथिंग, 15.99 समथिंग, दैट 16। मतलब 16 इसका क्या होता है आपका द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु हमेशा साथ रहते हैं, अर्थात 16 गुणा 2 मतलब कितना हो जाएगा आपका 32। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल होता है आपका 1 मोल होता है। तो बात करते हैं यहाँ से कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होगा। तो देखिए 32 ग्राम में कितना होता है आपका 1 ग्राम में कितना होगा आपका 1/32। तो 12 ग्राम में कितना होगा आपका 12/32। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से काट लीजिए, 4 3 12, 4 8 32। 8 में आपको 3 से डिवाइड करना है। इसमें 3 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 0.375। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहा कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, खाली स्थान अधिक विविधता की उत्पत्ति को संभव बनाता है। मतलब किस प्रकार का प्रजनन आपका क्या करता है, अधिक विविधता को उत्पन्न करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा आपका लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में आपके पास विभाजन संबंधी क्रियाएं आती हैं, जिसमें विभाजन होकर आपका क्या होता है, नए जीव का उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है, अर्थात विविधता नहीं आती है। लेकिन लैंगिक प्रजनन की वृद्धि में क्या होता है, आपका ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थात सबसे ज़्यादा विविधता की संभावना कहाँ होती है, आपकी लैंगिक प्रजनन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं। देखिए एक अणु मतलब धावन सोडा के साथ जल के कितने अणु होते हैं। तो देखिए धावन सोडा के साथ, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो जाता है आपका कि धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, आपके पास 10 अणु होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 10 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। यदि जी का मान कितना है आपका 10 है, गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम गुरुत्वाकर्षण बल फाइंड कर लेते हैं। एफ बराबर क्या होगा आपका m×g। जी क्या है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। तो m का मान कितना है आपका 10, गुरुत्वीय त्वरण भी कितना रहा आपका 10। तो ये कुल मिला के कितना आ गया आपका 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का क्या आ गया आपका बल आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं हम क्या कार। तो W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। बल कितना है आपका 100, विस्थापन कितना हो रहा है आपका 4 मीटर, तो गुणा 4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 400
जूल, जिसे हम न्यूटन मीटर बोलेंगे। तो ये 400 जूल हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल होता है। क्या होता है? 1 मोल होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल होता है। तो सिंपल है 0.6 मोल में आपका कितना होगा? 0.6 ग्राम हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित होगी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 0.6 ग्राम। किसी माध्यम में तरंग दैर्ध्य की गति 800 मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पे हम बात करते हैं v की, तो v कितना दिया हुआ है आपका? 800 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पे वेग दिया हुआ है। उसी माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगें गुजरती हैं। देखिए तो 60 मिनट में कितनी होंगी? 60 सेकंड में कितनी होंगी? 600 ही। तो 1 सेकंड में कितना होगा आपका? 10, मतलब 1 सेकंड में 10 तरंगें। और इसी को प्रति सेकंड तरंगों का गुजरना ही क्या कहलाता है? आपका आवृत्ति। तो यहाँ पे आवृत्ति कितना आ गया आपका? 10। अब निकाल लेते हैं यहाँ से तरंग दैर्ध्य तक क्या होगा। तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य आपको पता करना है। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है आपका लैम्डा इक्वल टू वेग अपॉन आवृत्ति। तो तरंग वेग कितना है आपका? 800 और आवृत्ति कितनी आई आपकी? 10। इससे सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका? 80 आ गया आपका। तरंग दैर्ध्य की जो मात्रा है वो कितनी आ गई आपकी? 80 आ गई। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 80 होगा, जो कि आपके इन विकल्प में नहीं दिया है, इसलिए आपका आंसर करेक्ट क्या होगा? आपका 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब पूछ रहे हैं किस समूह के पौधों को हमेशा क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। तो देखिए ऐसे समूह जिसमें जीवों का शरीर जो होता है, या पादपों का बात करें हम, पादपों का शरीर जो होता है वो अपरिभाषित होता है, उन्हें यहाँ पर रख दिया जाता है, संघ के अंदर रख दिया जाता है, समूह के अंदर रख दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो संघ होता है, समूह होता है, वो क्या कहलाता है? आपका थैलोफाइटा कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह में को हमेशा क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? बाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? तो देखिए हवा की गति, सतह का क्षेत्रफल, पानी का स्तर, तापमान में परिवर्तन। तो देखिए हवा की गति, यदि हवा तीव्र होगी तो आपका बाष्पीकरण भी कैसा होगा? आपका तीव्र होगा। बाष्पीकरण भी कैसा होगा? अधिक होगा। सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा है, सतह में पानी फैला रहेगा, तब भी उसका क्या होगा? बाष्पीकरण अधिक होगा। तापमान यदि ज़्यादा होगा तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका केवल एक ही ऑप्शन बनता है, पानी का स्तर, अर्थात पानी कितना गहरा भरा हुआ है, इससे बाष्पीकरण को कोई मतलब नहीं है। अर्थात यहाँ पे आपका प्रभावित ना करने वाला जो कारण रहेगा वो है पानी का स्तर। पानी के स्तर से बाष्पीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको पानी का स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है PbO प्लस HCl इक्वल टू PbCl2 प्लस H2O। इस समीकरण को ध्यान से देखें और इस समीकरण के, यहाँ समीकरण है, इस समीकरण के संतुलन हेतु HCl कितने मोल की आवश्यकता होगी? तो देखिए इसको संतुष्ट करना है तो यहाँ देखें आप, यहाँ Cl कितना है आपका? 1, यहाँ कितने हैं? 2, मतलब सिंपल है, यहाँ पे 2 Cl चाहिए हैं। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितना है? 1, तो मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी चाहिए हैं। मतलब सिंपल है कि 2 हाइड्रोजन और 2 Cl क्लोरीन इनकी आवश्यकता होगी। एक ऑलरेडी उपस्थित है, एक की और आवश्यकता होगी, एक Cl की और आवश्यकता होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1 Cl। यदि यहाँ लिखा होता होगी की जगह हाय, कितनी आवश्यकता है, तो यहाँ पे आंसर होता है आपका 2 HCl। अब लिखा है उन्हें होगी, मतलब एक ऑलरेडी है और एक और चाहिए आपको, तो 1 HCl हो जाएगा। यदि यहाँ लिखा होता आवश्यकता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 HCl। क्वेश्चन है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है? देखिए यहाँ पे सल्फर है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है आपका 16 और द्रव्यमान कितना होता है आपका? एटॉमिक मास होता है वो गया आपका कितना?
32। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और एटॉमिक मास हो जाएगा आपके पास 16 है। तो SO2 के लिए फाइंड करते हैं। एस कितना है आपका, एक ही है, तो 32 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 2, तो 2 गुणा 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 प्लस 32 इक्वल टू 64, मतलब 64 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 64 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सोडियम। सोडियम आपका एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, बल्कि मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, इसके अलावा रेडियम, ये सभी आपकी कैसी होती हैं, आपकी क्षारीय पार्थिव धातुएं होती हैं। सोडियम केवल एकमात्र ऐसी धातु है दिए गए विकल्पों में जो क्या है, क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ रखे जाते हैं। तो देखिए शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो होता है वृषण में। कहाँ होता है, निर्माण होता है कहाँ पे, वृषण में इनका निर्माण होता है। और निर्माण होने के बाद इन्हें 72 दिन लगते हैं, किस चीज़ में, इन्हें परिपक्व होने में। परिपक्व होने में इन्हें 72 दिन लगते हैं और इन दिनों के बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, अधिवृषण में। अधिवृषण में ये क्या हो जाते हैं, आपके शिफ्ट हो जाते हैं। तो अधिवृषण ही इनका क्या होगा, अस्थायी रूप से रखा जाने वाला स्थान क्या होगा आपका, अधिवृषण। तो करेक्ट आंसर है आपका अधिवृषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाने वाला लवण होगा। तो सोडा एसिड है, तो सोडा एसिड है मतलब सोडियम होगा उसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 20% बढ़ाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। मतलब गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में बात करते हैं हम। गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है आपकी क्या, 1/2 p²। p मतलब क्या है यहाँ पे, संवेग। p क्या होता है आपका, संवेग होता है, 1/2 p²। देखिए p में पहले से आपका 20% का इजाफा हो रहा है, तो पहले तो p था ये, अब इसमें 20% का इजाफा करते हैं तो p गुणा 120/100, कैंसिल करेंगे इसको तो 6p/25, ये आपका क्या हो जाएगा, नया संवेग हो जाएगा। तो देखिए ज़रा संवेग अब निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो के ई जो हम निकालेंगे यहाँ से वो हो जाएगी 1/2 6p सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 का होल स्क्वायर, देन 36 p²/50, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 25 × 2 = 50। तो ये आ गया आपका नया काइनेटिक एनर्जी। कितनी वृद्धि हुई, तो इसको निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से 36p²/50 में से p²/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते, घटा लेते हैं। तो घटाएंगे यहाँ से तो कितना बचेगा आपका, 22p²/50। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, 22p²/50 आपका क्या रहेगा, वृद्धि हो गई। अब इसी को परसेंट में चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100, 50 दूनी 100 और 2 का इसमें 22 में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 44%। तो ऑलरेडी कितनी थी, पहले से कितनी थी, p² थी, मतलब p थी, अब कितनी होगी आपकी 44% की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, भंजन, ये करेक्ट आंसर होता है। जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको गर्म किया जाता है तो ये धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का क्या होता है यहाँ पे, निर्माण होता है। तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जब इनको गर्म किया जाता है तो ये गलनांक बिंदु तक ही इनको गर्म किया जाता है। धातुओं को गलनांक बिंदु तक, जहाँ तक ये धातुएं पिघलती नहीं हैं तब तक उनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। काय की उपस्थिति में, आपकी वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनको गर्म किया जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी भंजन क्रिया कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है। देखिए आपके पास विकल्प दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हैलोजन की। तो हैलोजन जो होता है आपका वर्ग 17 के अंतर जो रहते हैं, जो तत्व हैं वर्ग 17 के अंतर्गत जो तत्व आते हैं उनको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। कैंसर जनक, इसका कहीं भी आपका कोई व्याख्या नहीं दिया हुआ आवर्त सारणी में। लेंथेसाइड, तो लेंथेसाइड जो होता है आपका परमाणु क्रमांक 17 से लेके 71 तक के जो तत्व हैं उनको लेंथेसाइड के रूप में जाना जाता है। एक्टिनाइड, तो परमाणु क्रमांक 89 से लेके 103, 89 से 103 के क्रमांक वाले तत्वों को एक्टिनाइड कहा जाता है। तो सिंपल है, यहाँ पे आवर्त सारणी का हिस्सा कौन नहीं है, तो कैंसर जनक जो है आपका वो आवर्त सारणी का कोई हिस्सा नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं, तो ये है आपका एजियोस्पर्म, लिखा हुआ है एजियोस्पर्म। इनके बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं, इनके बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। मोलस्का संघ से संबंधित रहने वाले के बारे में हमें यहाँ से जानकारी देनी है। तो देखिए यहाँ पे घोंघा, जिसे हम पाइला भी बोलते हैं, पाइला, ये भी आपका किससे है, मोलस्का से है। काइटन भी आपका मोलस्का से है। ऑक्टोपस भी आपका किससे संबंधित होता है, मोलस्का संघ से संबंधित होता है। बचा कौन है आपका एंटीडोन, तो एंटीडोन ही ऐसा एक आपका सदस्य है जो आपका मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में साइटोकाइनेन का क्या कार्य होता है। तो देखिए पौधों में साइटोकाइनेन का कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होती हैं। साइटोकाइनेन का क्या कार्य होता है, तो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं, ये कार्य करती हैं, कोशिका विभाजन का कार्य करती हैं। इनसे एक पादप हार्मोन्स निकलता है, साइटोकाइनेन से पादप हार्मोन्स निकलता है। एक पादप हार्मोन्स का इसमें क्या होता है, स्राव होता है। जो पौधों में के बीज, जो पौधों के बीज और कलियों, जो बीज और पौधों की कलियां हैं, इनमें सुप्तता को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, सुप्तता, इन्हें सुप्त कर देती हैं। इसका हार्मोन्स का काम क्या होता है, जो इनको सुप्तता का कार्य करती हैं, सुप्तता बढ़ा देती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोशिका विभाजन में क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं, कोशिका विभाजन में सहायक होती हैं।